क्वेश्चन आपसे क्या कहता है कि इंफॉर्मेशन से आपको ट्रायल बैलेंस गुरमैन का ड्रॉ करना 31 मार्च 2025 को। कैपिटल है, परचेज है, डिस्काउंट अलाउड है, कैरियज इनवर्ड है। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा था आपसे कि नाउ यू हैव टू आंसर फ्रॉम द लास्ट लाइन, वेयर टू पुट कैपिटल, डेबिट या क्रेडिट। क्रेडिट साइड में अ, बताइए, बताइए। परचेजेस क्रेडिट साइड में, वंडरफुल। आगे आ जाओ, आगे जगह खाली है ना। बार बार बोला था, तुम चैप्टर को बर्बाद कर रहे हो इधर। नेक्स्ट बताइए। परचेजेस डेबिट साइड श्योर है। अच्छा, डिस्काउंट अलाउड, उधर से डिस्काउंट अलाउड ट्रायल बैलेंस की किस साइड जाएगा? अरे भाई, एक्सपेंस, एसेट्स, इनकम, कैपिटल, लायबिलिटी, ऐसे ढूंढिए। क्या होता है डिस्काउंट अलाउड? इट्स अ लॉस टू अस। लॉसेस क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। वी हैव टू डेबिट इट। कैरिज इनवर्ड क्या होता है? कैरिज इनवर्ड, अन्वेषा, कैरिज इनवर्ड क्या होता है? ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? वे टू डेबिट साइड में, क्योंकि हमारे लिए एक्सपेंस होता है। सेल्स, सेल्स बताई हाँ। रिवेन्यू है, क्रेडिट में जाएगा। रिटर्न इनवर्ड, डेबिट में। सेल्स जब कम होती है तो डेबिट करते हैं उसको। रिटर्न इनवर्ड विल गो टू द डेबिट साइड। रिटर्न आउटवर्ड, इधर से क्रेडिट, पक्का से। अच्छा, क्रेडिट। ये क्या हो गया? रिटर्न आउटवर्ड, परचेजेस कम हो गई हैं, एक्सपेंस कम हो गए हैं, क्रेडिट जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी के बारे में बताएंगे मुझे। डेबिट साइड में एसेट्स होती है। स्टॉक एंड फोर्स अप्रैल, सर जी स्टॉक, बोलो उनको। अच्छा, स्टॉक कुछ नहीं पता ना। वाह। साल के आखिर में जो स्टॉक बचता है वो आपके लिए एसेट्स ही होती है, डेबिट साइड में। और जो पिछले साल का स्टॉक क्लोजिंग और इस साल का ओपनिंग बनता है, डेबिट में। ये सनड्राई डेटर्स, सनड्राई डेटर्स क्या होते हैं? सनड्री डेटर्स एसेट्स होती हैं, डेबिट करते हैं उसको। सनड्री क्रेडिटर्स, अगला बच्चा बताइए। क्रेडिट करते हैं इसको, सिंपल सा। इन्वेस्टमेंट्स, अगला वाला बताइए। इन्वेस्टमेंट्स डेबिट करते हैं, एसेट्स होती है, बिल्कुल ठीक है। कमीशन रिसीव्ड, डेबिट। हाँ, क्रेडिट करते हैं। हाँ शाबाश, क्या करते हैं? यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। क्रेडिट करते हैं, ठीक है। कैश इन हैंड, हाँ, क्रेडिट होता है ये। तो क्रेडिट ना, अच्छा डेबिट में एसेट्स होता है, डेबिट हो गया। कैश एट बैंक, डेबिट होता है। स्टॉक 31 मार्च को, स्टॉक 31 मार्च का ट्रायल बैलेंस के अंदर आता ही नहीं है, वो ट्रायल बैलेंस के बाहर दिखाया जाता है। ट्रायल बैलेंस के अंदर कब आएगा? जब एडजस्टेड होगा। तो आज हम कंसेप्ट पढ़ेंगे एडजस्टेड स्टॉक का, कैसे वो बताऊंगा अभी। आइए देखिए जरा, अब हम अपना सॉल्यूशन देखते हैं। यू कैन सी हियर, सारे आइटम कहाँ चले गए? एवरीथिंग इज हियर, ओपनिंग स्टॉक इज ऑल्सो हियर, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं डाला गया है। लास्ट क्लास में मैंने बताया था आपको कि मैं डिस्कस करूंगा कि क्यों क्लोजिंग स्टॉक को हम ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं डालते हैं। देखो जरा समझना, क्लोजिंग स्टॉक क्यों कहलाता है? बिकॉज ड्यूरिंग द ईयर इट इज नॉट सोल्ड। सपोज यू परचेज गुड्स वर्थ ₹50 लाख। आउट ऑफ 50 लाख आपने 45 लाख की चीजें बेच दी, तो साल के आखिर में आपके पास स्टॉक कितने का बचा? 5 लाख का। और यहाँ देखिए, साल के आखिर में आपका स्टॉक कितने का बचता है? मतलब आपकी परचेजेस जो थी, परचेजेस वो थी 50 लाख रुपीज की, ऐसे करके, माइनस सोल्ड, कितना बेच दिया आपने? 45 लाख का सामान आपने बेच दिया, वट एवर। तो बैलेंस कितना बच गया आपके पास? बैलेंस, बैलेंस बच गया 5 लाख। ठीक है, बैलेंस बचा एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, ये बचा बैलेंस। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू फाइनेंशियल ईयर के एंड में लगाई जाती है। अब ये बैलेंस 5 लाख रुपए का था, लेकिन इसकी मार्केट वैल्यू, इसकी मार्केट वैल्यू ₹6 लाख है। या इसकी मार्केट वैल्यू कितनी है? ₹4 लाख है। कौन सा प्रिंसिपल लगता है अकाउंटिंग है यहाँ पर?
कॉस्ट या मार्केट विच एवर इज लेस। कौन सा प्रिंसिपल बोलते हैं उसको? प्रूडेंस प्रिंसिपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंजर्वेटिज्म, प्रूडेंस प्रिंसिपल बोलते हैं। वो कहता है क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कैसे लिखी जाएगी एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर? कैसे लिखी जाएगी? कॉस्ट या मार्केट विच एवर इज लेस लिखी जाएगी। ठीक है जी। तो वो आइटम, क्या क्लोजिंग स्टॉक ने अकाउंटिंग साइकिल पूरा किया अपना? नहीं पूरा किया। अंडरस्टैंड वन थिंग, ये ट्रायल बैलेंस के अंदर जितने भी आइटम है सबने अकाउंटिंग साइकिल पूरा करा है, तब जाके यहाँ आए हैं। और क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक एक होती है ना वाइल्ड कार्ड एंट्री, बिग बॉस में, खतरों के खिलाड़ी में, और दुनिया भर के जो सीरियल्स होते हैं, रियलिटी शो होते हैं ना, उनमें होता है ना वाइल्ड कार्ड एंट्री, ऐसे होता है। इवन जो आपके लॉन टेनिस होता है उसमें भी वाइल्ड कार्ड एंट्रीज होती हैं। मतलब कोई कंट्री अपने कुछ खिलाड़ियों को वहां भेज सकता है। ऐसे ही ओलंपिक्स में भी वाइल्ड कार्ड एंट्रीज होती हैं। कुछ तो क्या होते हैं, अपनी हीट को क्लियर करके आते हैं, और कुछ सीधा भेज दे जाते हैं। ठीक है। और ऐसा भी होता है कि एनीबडी हु इज एन एशियन चैंपियन या अफ्रीकन चैंपियन या यूरोपियन चैंपियन, उसे ओलंपिक में सीधी जगह मिल जाती है। ऐसा भी होता है। ठीक है, इस तरह से। तो देखिए जरा, और आपको ध्यान होगा विंबलडन वगैरह हो गया, अमेरिकन ओपन हो गया, ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया, लास्ट ईयर विनर को मेन ड्रॉ में एंट्री मिलती है। उन्हें उन्हें वो जो होती है ना दूसरी वाली हिट, उन्हें क्लियर नहीं करना पड़ता। भाई लास्ट ईयर का विनर और सेकंड जो होता है रनर अप, इन दोनों को अगली बार क्या होता है, टॉप सीट में जगह दे दी जाती है। क्वालिफाइंग मैच नहीं खेलने पड़ते उनको, ऐसा करके होता है। तो जैसे मान लिया एशियन हॉकी चैंपियनशिप में चला गया इंडिया, और ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो उसे ओलंपिक में सीधी एंट्री मिलेगी, उसे क्वालिफाइंग मैच नहीं क्लियर करने पड़ते। तो यहाँ पर भी क्या है, ये सारे आइटम वो हैं जो ऑलरेडी अकाउंटिंग साइकिल पूरा करके आए हैं। और ये भाई साहब जो क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक जो आपके पास बैठा है वो कहाँ है? वो तो पहली बार एंट्री ले रहा है। तो जो पहली बार एंट्री लेगा उसमें तो डबल एंट्री बनेगी। डबल एंट्री बनेगी तो किसके साथ थ्रू होगी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू एडजस्ट होगी। वो यहाँ नहीं दिखेगी। स्टक हो गया, आएगा भी। हाँ देखिए जरा इधर। तो हमने क्या बोला यहाँ पर, ओ द स्टॉक 31 मार्च का एडजस्ट नहीं हुआ था 20,500 का। तो क्या दिखाया ट्रायल बैलेंस के अंदर? दिखाया आपने उसको? देखिए कहीं ट्रायल बैलेंस के अंदर दिख रहा है? वो नहीं दिख रहा। इसे कहाँ शो किया जाता है? ये रहा। क्लोजिंग स्टॉक विल नॉट बी टेकन इनटू ट्रायल बैलेंस बिकॉज इट इज द पार्ट ऑफ द गुड्स परचेज बट नॉट येट सोल्ड। अभी बताया मैंने आपको, क्या बताया? देखो ये रहा। ये गुड्स परचेज करी थी, बेच दी, नहीं बिकी। ये बैलेंस क्या है हमारा? ये अनसोल्ड, अनसोल्ड गुड्स है हमारी। जो अनसोल्ड गुड्स होती है उसी को तो कहते हैं स्टॉक। और साल के आखिर में तो क्या बोलते हैं उसे? क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। तो यहाँ आपके पास लिखा है कि क्लोजिंग स्टॉक विल नॉट बी टेकन इन द ट्रायल बैलेंस बिकॉज इट इज पार्ट ऑफ द गुड्स परचेज बट नॉट येट सोल्ड। As the opening stock and purchase are given in the trial balance, closing stock will not be shown in the trial balance. It is shown in the trial balance only if adjusted purchase is given. अब कंसेप्ट आ रहा है एडजस्टेड परचेज का, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ठीक है जी। एडजस्टेड परचेज का कंसेप्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है। कैसे ही दिखता है जरा यहाँ देखिए। परचेज एडजस्टेड कब होगी? जब हम उसके साथ कुछ जोड़ेंगे या उसके साथ क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है। बिफोर आई गो टू द एडजस्टेड परचेज, एक छोटी चीज और जा रही है, रिकॉल करा रहा हूं। क्या कोई मुझे बताएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला? कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? याद है किसी को अकाउंटिंग इक्वेशन के टाइम पे समझाया था? नहीं, नहीं ध्यान है? ध्यान है किसी को? नहीं ध्यान है? चलो मैं बताता हूँ। हम लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अगर मैं ऐसा लिख रहा हूं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो ये मेरे लिए क्या बन गया? ये मेरे लिए है कॉस्ट ऑफ गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस कैसे निकलती है? आपके पास ओपनिंग स्टॉक, जैसे मुझे पेन बनाना है, मेरे पास रॉ मटेरियल पड़ा 10,000 का पहले से। ठीक है जी। मुझे लगा इससे तो काम चलेगा नहीं, मैंने 50,000 का रॉ मटेरियल और खरीद लिया। लाइक मेरे पास ओपनिंग स्टॉक कितने का था? 10,000 का था।
50,000 का मैंने और खरीद लिया। अब सिर्फ रॉ मटेरियल खरीदने से काम चल जाता है क्या? इस पर मुझे कॉस्ट भी तो इनकर करनी पड़ती है, मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ती है, रैपिंग करना पड़ेगा, पैकेजिंग करना पड़ेगा, ब्रांड एम्बेसडर हायर करने पड़ेंगे, खर्चे होंगे ना सारे। वो सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं। तो मैंने डायरेक्ट एक्सपेंस कर दिया मान लो 40,000 रुपीज का। अब बताइए 1 लाख रुपया क्या है मेरे लिए? बताइए क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड है। और 1 लाख में, इस 1 लाख में नंबर ऑफ आइटम्स प्रोड्यूस्ड, नंबर ऑफ आइटम प्रोड्यूस कितने निकले? 10,000 यूनिट्स मैंने बना दी। कितनी यूनिट्स बना ली मैंने? 10,000 यूनिट्स बना दी। इसे लिखने की जरूरत नहीं, समझना है सिर्फ। 1 लाख रुपए खर्चा कर कर मैंने 10,000 यूनिट, मतलब मैंने 10,000 पेन बना लिए। तो मुझे बताइए कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 1 यूनिट क्या होगी बताइए? 1 लाख डिवाइडेड बाय 10,000 क्या बनेगी? 10। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 10 रुपए मेरी कॉस्ट होगी किसकी? मैन्युफैक्चरिंग की। ये मेरी कॉस्ट क्या? कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड है। ठीक है, आइए देखता हूं। सोल्ड, सोल्ड मैंने क्या कर दिया? 8,000 यूनिट्स मैंने बेच दी एट द रेट ₹15 पर यूनिट के हिसाब से बेचा मैंने। बेच दिया, कितना बनेगा बताइए? 8,000 × 15 कितना बनेगा बताइए? बोलो 15 की टेबल तो हमें आती ही नहीं है, हमने तो 9 के बाद टेबल पढ़ना छोड़ दिया था। 1,20,000। देख रहे हैं सब लोग? माई सेल्स प्राइस ऑफ 8,000 यूनिट इज व्हाट? 1,20,000। और कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड कितनी थी मेरी? 1 लाख थी। बताइए मेरा प्रॉफिट कितना आया? मेरा प्रॉफिट कितना आ गया? 20,000। हो गया, आसान था, है ना? बोलो तो। ठीक है गाइस, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। बताओ गलती क्या है इसमें? कोई बताएगा क्या गलती है? ठीक है, डॉक्टर जैस्मिन, एक कुर्सी इधर आ जाओ। हाँ बताइए क्या गलती है? कोई बताएगा क्या गलती है? तो बताओ भाई। कैन एनीबडी टेल मी द मिस्टेक? ऑनलाइन में बताइए क्या गलती है? बोलो। बिल्कुल सही। वली साहब ने बोला कि आप सेल्स प्राइस में लेके चल रहे हो कितना? 8,000 यूनिट का। और कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस लेके चल रहे हो 10,000 यूनिट्स की। ये मैं कितने यूनिट्स की लेके चल रहा हूँ? दिस इज फॉर कितना? 8,000 यूनिट्स। और ये कितने यूनिट का लेके चल रहा हूँ मैं? 10,000 यूनिट्स का। ये तो कंपैरिजन ठीक नहीं है ना? इज इट करेक्ट कंपैरिजन? नहीं है कंपैरिजन ठीक। तो करेक्ट कंपैरिजन कैसे होता? देखिए ऐसे होता। मैं लिखता यहाँ पर क्या? कॉस्ट ऑफ 10,000 यूनिट्स। दो तरीके से करके दिखाऊंगा आपको क्वेश्चन, दो मेथड से करके दिखाऊंगा। कॉस्ट ऑफ 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस्ड कितनी कॉस्ट आई थी? 1 लाख। ठीक है। कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट क्या आ जाएगी? 1 लाख अपॉन में 10,000 कितनी आ जाएगी? 10। ठीक है जी। कॉस्ट ऑफ 8,000 यूनिट्स कितनी होगी? 8,000 यूनिट, 8,000 × 10 कितना हो जाएगा? 80,000 हो जाएगा। एवरीबडी इज ओके? कॉस्ट ऑफ 8,000 यूनिट्स। ठीक है। और यहां लिख रहा हूं मैं क्या? सोल्ड, हाँ या ना? लिख रहा हूं कॉस्ट ऑफ 8,000 यूनिट सोल्ड। इसको एक और नाम से पुकारते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कितना है? 80,000। अब मुझे बताइए सेल्स प्राइस 8,000 यूनिट्स सोल्ड कितना था? कितना था? 1,20,000। ठीक है। माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाला, वो कितना था?
80,000। तो प्रॉफिट कितना आया? प्रॉफिट प्रॉफिट इज 40,000। प्रॉफिट इज 40,000। दैट्स माई प्रॉफिट। और पहले प्रॉफिट कितना बता रहे थे हम? पहला प्रॉफिट कितना था? 20,000। क्या ये कंपेरेबल था? नहीं था कंपेरेबल। ये एक तरीका था करने का। ठीक है। अब जो हम सीखने जा रहे हैं उससे रिलेटेड यहाँ आते हैं। अब आप मुझे बताइए, मैं लिख रहा हूं यहाँ पर क्या? कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, वो कितनी है? 1 लाख। ओके। और कितने यूनिट्स के लिए? 10,000 यूनिट्स के लिए। ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स अनसोल्ड, बताइए कितनी? जब आपने 8,000 यूनिट बेच दी तो कितनी यूनिट नहीं बिकी थी आपकी? 2 नहीं बिकी थी। वो कितनी, उसकी कीमत कितनी होगी? उसकी कीमत कितनी होगी? 2,000 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 20,000। ये निकल कर क्या है आपके पास? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना? 8,000 यूनिट्स। वो कितना निकल कर आया? 80,000 निकल कर आया। चाहे तो ऐसे कर लें, चाहे तो ऐसा कर लें। ठीक है। लेकिन ऐसा करने से अब हम क्या करते हैं, एक फॉर्मूला डेवलप करने की सिचुएशन में। देखो कैसे इसको हम देखते हैं। ऐसे मैं निकाल रहा हूं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये कैसे निकलेगा? ये निकलेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, जितनी भी आपने प्रोड्यूस करी थी वो, माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स अनसोल्ड। ऐसे बोलो, ऐसे तो निकलेगा। जो चीजें बेची है आपने उनकी कॉस्ट कैसे निकलेगी? टोटल प्रोडक्शन में से अनसोल्ड माइनस कर दूं। अब ये, इसका फॉर्मूला क्या था? इसका फॉर्मूला क्या था बताइए? इसका फॉर्मूला था क्या? ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये था फॉर्मूला। और ये कॉस्ट ऑफ गुड्स अनसोल्ड को क्या बोलते हैं? क्लोजिंग स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो हमारे पास है वो क्या कहलाती है? क्लोजिंग स्टॉक कहलाती है। अंडरस्टूड? माइनस क्या कर दिया? क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है। अब जरा यहां देखिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस बोली थी मैंने आपको, और अब हम किस पे पहुंच गए? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे पहुंच गए। अभी लिखने की जरूरत नहीं है। यानी कि अगर मैं बोलूं कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, तो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये फॉर्मूला होता है। ठीक है जी। लेकिन अगर मैं बोलूं क्या, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या होता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसी फॉर्मूले में से क्या माइनस करना पड़ेगा? क्लोजिंग स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस में से कॉस्ट ऑफ गुड्स अनसोल्ड माइनस कर दूंगा, और कॉस्ट ऑफ गुड्स अनसोल्ड क्या होती है? क्लोजिंग स्टॉक होती है। तो क्या फॉर्मूला बनता है हमारा? हमारा फॉर्मूला बनता है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये बनता है फॉर्मूला। ठीक है जी। अब मुझे बताइए कि अगर आपके पास ट्रायल बैलेंस गिवन है, और ट्रायल बैलेंस में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है, क्या गिवन है? ट्रायल बैलेंस के अंदर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकला? ओपनिंग स्टॉक जोड़ा, परचेजेस भी जोड़ दिया, डायरेक्ट एक्सपेंस भी जोड़ दिया, और क्या माइनस कर दिया? क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दिया। तो व्हेन आई हैव अ ट्रायल बैलेंस और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है, तो उस ट्रायल बैलेंस में मेरा ओपनिंग स्टॉक नहीं आएगा, नेट परचेजेस नहीं आएगा, और डायरेक्ट एक्सपेंस जो है वो भी नहीं आएगा। सिर्फ क्या आएगा? क्लोजिंग स्टॉक। और वो कहाँ आएगा? ट्रायल बैलेंस के अंदर आएगा। इसे कहते हैं, अच्छा, वो आएगा अंदर। लेकिन अगर ये क्लोजिंग स्टॉक मेरा ओपनिंग स्टॉक के साथ तो एडजस्ट हो नहीं सकता, डायरेक्ट एक्सपेंस के साथ एडजस्ट हो नहीं सकता। अगर ये क्लोजिंग स्टॉक जो मेरा है परचेजेस के साथ एडजस्ट हो जाए, तब हमारे क्वेश्चन में क्या होगा?
तब ट्रायल बैलेंस के अंदर क्या देखेगा आपको, बताइए। तब जो परचेज दिखेगी उसे बोलेंगे एडजस्टेड परचेज। और क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक परचेज से एडजस्ट हो चुका है, तो उसने डबल एंट्री का एक एस्पेक्ट पूरा कर लिया। डबल एंट्री बनती है ना, एक हम पहले से एंट्री करते आ रहे हैं, इसने एक एस्पेक्ट पूरा कर दिया, दूसरा एस्पेक्ट छूट गया था, उसके लिए इसे हम ट्रायल बैलेंस के अंदर दिखाते हैं। तो अगर क्लोजिंग स्टॉक परचेज से एडजस्ट हो जाए, उसे बोलते हैं एडजस्टेड परचेज। किससे एडजस्ट हो जाए, परचेज से एडजस्ट, एडजस्टेड परचेज बोलते हैं। ऐसी कंडीशन में ट्रायल बैलेंस विल अपीयर इनसाइड द, सॉरी, क्लोजिंग स्टॉक अपीयर्स इन द इनसाइड द ट्रायल बैलेंस, और तब उसको बाहर नहीं रखते हैं। तो अब जरा यहाँ देखें, यहाँ क्या लिखा है, एडजस्टेड परचेज कैसे निकालिए, देखो जरा। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, और क्या कर दिया, माइनस क्लोजिंग स्टॉक कर दिया। और हमने क्या दिखाया था आपको अभी, ओपनिंग स्टॉक लिखी, नेट परचेज लिखी, और ये डायरेक्ट एक्सपेंस वाला चीज हम क्या करते हैं यहाँ से अभी रिमूव कर देते हैं, और इसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को भी रिमूव कर देते हैं। अब आपके पास क्या आया, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज, और माइनस क्या कर दिया, क्लोजिंग स्टॉक। जब हम ये चीज लिखते हैं, ये वाली चीज, व्हेन वी राइट दिस, ये चीज, तब हम इसे बोलते हैं क्या, एडजस्टेड परचेजेस। क्या बोलते हैं, एडजस्टेड परचेजेस बोलते हैं। लेकिन अगर इसी फॉर्मूले में मैं डायरेक्ट एक्सपेंस भी इन्वॉल्व कर दूं, तब हमारे पास क्या बन जाता है, वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो आपको ध्यान देना है कि आपके क्वेश्चन के अंदर, ट्रायल बैलेंस के अंदर, क्या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है या एडजस्टेड परचेज गिवन है। अगर एडजस्टेड परचेज गिवन है तो क्या होगा, यहाँ देखिए, अगर एडजस्टेड परचेज गिवन है आपके में, तो क्या हुआ, ओपनिंग स्टॉक और परचेज एडजस्ट हो गया। एडजस्टेड परचेज इज गिवन इन द ट्रायल बैलेंस मींस ओपनिंग स्टॉक इज एडेड टू परचेज एंड क्लोजिंग स्टॉक इज डिडक्टेड फ्रॉम इट। यही तो दिख रहा है फॉर्मूले के अंदर। ओपनिंग स्टॉक जो है क्या हो गया, ऐड हो गया, और क्लोजिंग स्टॉक क्या हो गया, माइनस। परचेज में ओपनिंग स्टॉक जुड़ा, क्लोजिंग स्टॉक क्या हुआ, माइनस हुआ। इसका इंप्लीकेशन क्या जाएगा, इन सच अ केस ओपनिंग स्टॉक विल नॉट बी शोन इन द ट्रायल बैलेंस, क्योंकि तो परचेज में ऑलरेडी एडजस्ट हो गया, बिकॉज this account has already been closed as a result of adjustment against adjusted purchase. Closing stock will be shown as a debit balance because same has been brought into account through adjustment against adjusted purchase. अब आपने क्या कर दिया, जो क्लोजिंग स्टॉक था, जो अकाउंटिंग प्रोसेस से बाहर खड़ा था, आपने क्या कर दिया, उसे परचेज के साथ एडजस्ट कर दिया। अब उसका भी हक बनता कहाँ आने का, ट्रायल बैलेंस के अंदर आने का। अदरवाइज एडजस्टेड परचेज, अदरवाइज क्लोजिंग स्टॉक कौन सा आइटम था, वो आइटम जो कहाँ पड़ा था, ट्रायल बैलेंस के बाहर पड़ा था, क्योंकि उसने अपने अकाउंटिंग एंट्री पूरी नहीं करी। लेकिन जैसे ही आपने क्लोजिंग स्टॉक को परचेज के अगेंस्ट एडजस्ट कर दिया, उसने अपनी अकाउंटिंग एंट्री पूरी करी। नाउ क्लोजिंग स्टॉक इज एलिजिबल टू बी एंटर इनसाइड द ट्रायल बैलेंस। तो आपको क्या ध्यान देना है, अगर अगर एडजस्टेड परचेज लिखा है, तो क्लोजिंग स्टॉक कहाँ दिखेगा, ट्रायल बैलेंस के अंदर दिखेगा। और अगर एडजस्टेड परचेज नहीं लिखा है, तो ओपनिंग स्टॉक, परचेज, एक्सपेंस सब ट्रायल बैलेंस के अंदर देखेंगे, क्लोजिंग स्टॉक घर के बाहर ही खड़ा रहेगा। और क्या लिखा है आगे देखिए, इट इन सच अ केस ओपनिंग स्टॉक विल नॉट बी शोन इन द ट्रायल बैलेंस। अब जब एडजस्टेड परचेज है, रीजन देखो आपके सामने, ये रहा रीजन आपके सामने। ये परचेज, ओपनिंग स्टॉक किसके साथ एडजस्ट हो गया, परचेज के साथ। और क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि ये एलियन एंट्री थी, ये अकाउंटिंग के अंदर आई नहीं थी। देखो बेटा समझना, ये ट्रायल बैलेंस से बाहर निकलेगा, क्यों, क्योंकि परचेज के अंदर एडजस्ट हो गया। और ये ट्रायल बैलेंस के अंदर आएगा, क्योंकि इसकी एक बार भी एंट्री नहीं हुई थी। अब इसे परचेज से एडजस्ट कर दिया, तो ये अकाउंटिंग के ग्रुप के अंदर आ गया, एंड नाउ यू हैव टू शो इट इन द ट्रायल बैलेंस। ये वो आइटम है जो ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका था, अब क्लोज हो रहा था ट्रायल बैलेंस के अंदर, लेकिन आपने क्या कर दिया, परचेज के अंदर इसे एडजस्ट कर दिया, तो फिर परचेज दिखेगी, ये नहीं दिखेगा। और ये पहली बार अंदर हो रहा है, इसे ट्रायल बैलेंस के अंदर दिखाएंगे, और ये काम खत्म। तो अब आपकी इंफॉर्मेशन क्या कहती है आपसे, opening stock will not be shown in the trial balance because this account has already been closed as a result of adjustment against the adjusted purchase. Closing stock will be shown in the debit balance. अब as same has been brought into account through adjustment against the adjusted purchase. ये जैसे एंट्री देख रहे हैं आप यहाँ पर, एडजस्टेड परचेज को डेबिट किया, ओपनिंग स्टॉक क्रेडिट किया, और परचेजेस क्रेडिट किया, ऐसा करके। ये जब मैं आपको सब्सिडरी बुक सिखाऊंगा ना, जनरल प्रॉपर कराएंगे, हालांकि ये उसके बाद ही होता है, लेकिन क्योंकि फ्लो में चल रहे थे इसलिए हमने इसे किया। तो क्लोजिंग स्टॉक टू एडजस्टेड परचेज, एंट्री लिखने की जरूरत नहीं है, ये एंट्री मैं आपको तब कराऊंगा जब हम सब्सिडरी बुक्स करेंगे और जनरल प्रॉपर करेंगे। तो आपको क्या ध्यान देना है,
यहां ध्यान देखना, आप देखिए जरा। अभी हमने एक रूल ऑफ थंब सीखा क्या? अगर एडजस्टेड परचेज गिवन है, इसका मतलब क्या, क्लोजिंग स्टॉक देखेगा यहाँ पर। क्या क्या चीज एलिजिबल है देखने के लिए? आप इसे रखेंगे, क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री हो चलिए, इसे रखेंगे, डेटर रखेंगे, क्रेडिटर रखेंगे, फिक्स एसेट्स रखेंगे, इसे रखेंगे, नहीं रखेंगे। ओपनिंग स्टॉक इज आउट ऑफ द ट्रायल बैलेंस। क्यों आउट हुआ? क्योंकि परचेज के अंदर वो एडजस्ट हो गया। ठीक है जी। और नीचे से और थोड़ा चलते हैं, यहाँ पर क्या, एक्सपेंसेस अपनी जगह जाएंगे, सेल्स अपनी जगह जाएंगे, कैपिटल अपनी जगह पे जाएगा। ठीक? अब एक और क्वेश्चन आपके लिए। अगर इस क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन होता, तब, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन होता तब, ओपनिंग स्टॉक एक, उसके बाद क्या होता, परचेजेस अगर होती वो भी खत्म, तब हम एडजस्टेड परचेज भी नहीं दिखाते, और तब परचेज होती, ओपनिंग स्टॉक चला जाता, परचेज चला जाता, और एक्सपेंसेस में डायरेक्ट एक्सपेंस भी निकल जाते। सिर्फ कॉस्ट, अभी क्वेश्चन दिखाऊंगा मैं आपको, यहाँ देखिए, शायद आपकी बुक में होगा। आपके एग्जाम में इसके आने के हायर चांसेस है। क्या बोल रहे हैं? फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस कंटेनिंग एरर, करेक्ट ट्रायल बैलेंस। कैसे बनेगा करेक्ट ट्रायल बैलेंस भाई? एडजस्टेड परचेज दिखेगी ट्रायल बैलेंस के अंदर, क्लोजिंग स्टॉक दिखेगा ट्रायल बैलेंस के अंदर, डेटर भी दिखेंगे, क्रेडिटर भी दिखेंगे, फिक्स एसेट्स दिखेगी, क्या नहीं दिखेगी? ओपनिंग स्टॉक नहीं दिखेगा, एक्सपेंस, सेल्स और कैपिटल सब दिखेगा। यू कैन सी दिस, दिख रहा है? एडजस्टेड परचेज दिख रहा है, कितने का? 2,50,000 का। क्लोजिंग स्टॉक दिखेगा, डेटर, क्रेडिटर, फिक्स एसेट्स, एक्सपेंस, सेल्स और कैपिटल दिखेगा। और आपको यहाँ नोट भी बोल रहा है, क्लोजिंग स्टॉक विल बी शोन एज अ डेबिट बैलेंस because it has been brought into account. Opening stock will not be shown in the trial balance because it is already adjusted against the net purchases. Adjusted purchase के साथ दिख गया। ऐसा करके बोलिए। नहीं नहीं, जब क्वेश्चन में गिवन हो तब करना होता है, वैसे थोड़ी करना होता है। अब मेरी बात समझो जरा। मान लो इस क्वेश्चन में, यहाँ इस क्वेश्चन में, अब आपके पास क्या दे रखा होता, एडजस्टेड परचेज, एडजस्टेड परचेज की जगह सिर्फ परचेजेस गिवन होता, तब क्या करते? कोई भी बताए क्या करते, बताइए। अगर आपके पास, हाँ, अगर आपके पास सिर्फ परचेजेस दे रखा होता, तब आप क्या करते बताइए। मैं ये सब हटा रहा हूँ यहाँ से। अभी तो गाढ़ा होता जा रहा है। मिटेगा कैसे भाई ये? चलो नाराज हो गया, कोई बात नहीं। हाँ चलो हटा दिया मैंने, परचेजेस हटा दिया। अगर परचेज एडजस्टेड हटाए तो क्या होता? तब मेरे ट्रायल बैलेंस में ये जाता, ये ट्रायल बैलेंस में नहीं जाता, ये जाता, ये जाता, ये जाएगा, ये जाएगा, ये भी जाएगा, ये भी जाएगा, और ये भी जाएगा। एक छोटे से शब्द की वजह से क्या फर्क पड़ रहा है? अगर परचेज के साथ एडजस्टेड लग गया, तो ओपनिंग स्टॉक इज आउट ऑफ द ट्रायल बैलेंस, क्लोजिंग स्टॉक विल गेट एंट्री इन द ट्रायल बैलेंस। लेकिन अगर एडजस्टेड परचेज नहीं है, पर ऐसा ट्रायल बैलेंस दे रखा है, तो करेक्ट कैसे बनेगा? सिर्फ परचेज लिखेंगे, क्लोजिंग स्टॉक इज आउट ऑफ द ट्रायल बैलेंस, क्योंकि तो एडजस्ट ही नहीं हुआ, अकाउंटिंग के अंदर एंट्री नहीं हुई इसकी। क्रेडिटर, डेटर, फिक्स एसेट्स, ओपनिंग स्टॉक फिर दिखेगा, बाकी चीजें दिखेंगी, जैसे रूटीन करते थे। एडजस्टेड परचेज का कंसेप्ट सिर्फ इसी तरह से काम आएगा आपका। इट विल बी गिवन टू यू इन द ट्रायल बैलेंस, नकली वाले में, खराब वाले में। आपको रीड्राफ्ट करते समय क्या ध्यान देना है कि परचेजेस अगर एडजस्टेड गिवन है, तो क्लोजिंग स्टॉक यहां रखेंगे, ओपनिंग स्टॉक इज आउट। लेकिन अगर सिंपल परचेज दे रखी है, तो क्लोजिंग स्टॉक आउट और ओपनिंग स्टॉक विल रिमेन इन द, किसके अंदर, ट्रायल बैलेंस के अंदर। ये आपके साथ आया। और क्वेश्चन देखिए, हाँ बोलो। तुम्हें क्या दे रखा हो? हाँ हाँ। नहीं, देर इज नो नीड टू राइट। हाँ, टीचर को पता है ना क्या मालूम है तुम्हें, टीचर को मालूम है। ठीक है। ये देखिए, ये ट्रायल बैलेंस, ये कौन सा मेथड है पता है? ये कौन सा मेथड है? कोई काम ही नहीं कर रहा जी। हाँ, ये मेथड कौन सा है? ये टोटल मेथड है। मैंने बताया था ना, देर आर टू मेथड, टोटल मेथड और बैलेंस मेथड। अब यहाँ क्या कर रहे हैं,
ये ट्रायल बैलेंस इसने डेबिट क्रेडिट इस तरह से दिखा दिया है, वरना जैसे हमने बताया था ना, पर्टिकुलर डेबिट और क्रेडिट ऐसे दिखाते थे ट्रायल, देखो इस तरह से दिखाते थे ना ट्रायल बैलेंस, ये रहा ऐसे दिखाते थे। इसने आपको इस तरह से बना के दिखा दिया। फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस इज ड्रॉन फ्रॉम द बुक्स ऑफ सुभाष ट्रेडर। आपको क्या करना है, इसे ठीक करना है। हाँ, चलो ठीक करें। क्या बिल्डिंग सही जगह पे लिखी है डेबिट बैलेंस में? बिल्कुल ठीक है जी। क्या मशीनरी ठीक जगह पे लिखी हुई है? बिल्कुल ठीक है जी। क्या रिटर्न आउटपुट ठीक जगह पे लिखा हुआ है? नहीं। ये भाई साहब कहाँ जाएंगे? इस तरफ जाएंगे, उस तरफ। बेड डेट ठीक जगह पे लिखे हैं। कैश ठीक जगह पे लिखा है। डिस्काउंट रिसीव्ड, नहीं, डिस्काउंट रिसीव्ड कहाँ जाने चाहिए? उस तरफ जाने चाहिए। बैंक ओवरड्राफ्ट कहाँ जाने चाहिए? शुड गो टू दैट साइड। क्रेडिटर कहाँ जाने चाहिए? अपोजिट साइड। परचेजेस कहाँ जाने चाहिए? ठीक लिखा है। आइए इस तरफ चलें। कैपिटल ठीक जगह पे लिखा हुआ है ना? फिक्सचर्स क्या होती हैं? एसेट्स। ये कहाँ जाना चाहिए? इस तरफ जाना चाहिए। सेल्स ठीक जगह पे लिखा हुआ है। डेटर कहाँ जाना चाहिए? डेबिट साइड जाना चाहिए। इंटरेस्ट रिसीव कहाँ है? ठीक जगह पे लिखा हुआ है। अब आपको पता चला करेक्ट कैसे करना है। नाउ सी करेक्टेड ट्रायल बैलेंस। सोल्यूशन ये रहा, ये करेक्टेड है। बिल्डिंग मशीनरी डेटर कैश ये सब डेबिट साइड में आया, और क्रेडिट बैलेंसेस कैपिटल सेल्स क्रेडिटर बैंक ओवरड्राफ्ट कहाँ है? क्रेडिट साइड में आया। हो गया। आपको करेक्ट जगह पे प्लेसिंग कर दिया, आपने काम चला दिया। थोड़ा और चलते हैं यहाँ पर। कोई फर्क नहीं होता। बाहर मार्केट से सामान लाकर फैक्ट्री में लाने के लिए इनवर्ड शब्द यूज होता है। आपकी फैक्ट्री से सामान मार्केट भेजने के लिए आउटवर्ड यूज होता है। कैरिज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, कार्टेज इनवर्ड, ये सब क्या, फैक्ट्री के अंदर सामान लाना। कैरेज आउटवर्ड, कार्टेज आउटवर्ड, और क्या, फ्रेट आउटवर्ड, ये क्या कहलाता है आपका? सामान। एक्सपेंस ही है दोनों। अब बुक कीपर प्रिपेयर्ड द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस, दिख रहा है आपके सामने। जरा देखें कि ठीक है या नहीं, एक एक आइटम। आपसे क्या कहते हैं नीचे? यू आर रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई द एरर गिवन, और रीजन भी बताना और रिड्राफ्ट भी करना है। आओ जरा देखते हैं। फर्नीचर इज ऑन डेबिट साइड, इज इट करेक्ट? बताइए ठीक है। बिल्कुल ठीक है जी। फर्नीचर ठीक है। कैपिटल कौन सी साइड में बैठा है? क्रेडिट साइड में, ये भी ठीक है। दैट इज ऑल्सो करेक्ट। व्हाट अबाउट डेटर? ठीक है। व्हाट अबाउट स्टॉक? ठीक है। अच्छा, परचेजेस कौन सी लिखी हुई है यहाँ पर? नॉर्मल लिखी है। नॉर्मल लिखी है ना, नॉर्मल परचेजेस। अगर ये एडजस्टेड परचेज होता तो क्या होता? ओपनिंग स्टॉक बाहर, और कहीं क्लोजिंग स्टॉक पड़ा होता वो अंदर, तब ऐसा होता। ठीक है जी, ध्यान रहेगा इस चीज का। अब आप देखिए क्या है। फर्नीचर नहीं चल रहा है, चल हटा के दोबारा कर लेते हैं। इसी पे थे हम लोग, आ जाइए। फर्नीचर इज ऑन करेक्ट साइड, कैपिटल इज ऑन करेक्ट साइड, डेटर इज ऑन करेक्ट साइड, स्टॉक इज ऑल्सो ऑन करेक्ट साइड, क्रेडिटर इज ऑन करेक्ट साइड, ट्रेड एक्सपेंस ऑन करेक्ट साइड, सेल्स इज ऑल्सो करेक्ट साइड, वेजेस भी करेक्ट साइड में। स्टॉक का क्या करेंगे बताओ? क्या स्टॉक यहाँ आएगा? नहीं आएगा, सीखा था अभी। इनकी एंट्री नहीं हुई। इनकी एंट्री का गेटवे क्या है? एडजस्टेड परचेज। अब जैसे क्लोजिंग स्टॉक यहाँ लिखा हुआ है, आप ढूंढो कि परचेज के साथ क्या लिखा हुआ है। कुछ नहीं लिखा हुआ है, नॉर्मल परचेज है। तो जब नॉर्मल परचेज है, ओपनिंग स्टॉक इन और क्लोजिंग स्टॉक आउट, ये यहाँ नहीं आएगा। क्या रीजन लिखेंगे इसका? रीजन पूछा था ना। सिंस क्लोजिंग स्टॉक इज नॉट एडजस्टेड विद परचेज, it has not entered in books of accounts, yeah, it has not entered in the accounts, so it will be shown as a external item to the trial balance। अब आप देखेंगे शायद नीचे यही लिखा है, देखो यहाँ पर stock will not shown in the trial balance because it is the goods purchase but not yet sold, since purchase has been included in trial balance, closing stock will not be shown in the trial balance। रीजन पता चल गया। अच्छा, अगर हमारे पास यहाँ क्वेश्चन में एडजस्टेड परचेज होता तो क्या लिखते? तब क्लोजिंग स्टॉक रखते, ओपनिंग स्टॉक को हटा देते। रीजन, ओपनिंग स्टॉक इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन परचेज एंड क्लोजिंग स्टॉक इज एंटर्ड इनटू द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तब हम उसे दिखाते हैं। रीजन समझ में आया? ऐसा तुम्हारे स्कूल में आने के चांस है, ध्यान रखना। इनफेक्ट सभी में आता है। तो मशीनरी के बारे में क्या ठीक है? मशीनरी ठीक है? नहीं।
गलत है। मशीनरी कहाँ होनी चाहिए थी? मशीनरी कहाँ होनी चाहिए थी? ये वाली, दिस इज मशीनरी, इट शुड बी ऑन दिस साइड। परचेज, देखो ठीक है। वाइफ का लोन टू द बिजनेस, बताओ ये ठीक है? बीवी का लोन, भाई बीवी अपनी है लेकिन लोन थोड़ी अपना होता है, बिजनेस के लिए। आपकी वाइफ है ना, बिजनेस की वाइफ थोड़ा ही है वो। तो वाइफ से अगर आपने कोई लोन ले लिया तो वो क्या कहलाएगा आपके लिए? लायबिलिटी कहलाएगा। वेयर शुड लायबिलिटी बी शोन इन द ट्रायल बैलेंस? क्रेडिट साइड। ये गलत लिखा है। क्या करना चाहिए इसे आपको? इस तरफ शो करना चाहिए। क्या रीजन दोगे? लोन फ्रॉम वाइफ इज a liability, liability must have credit balance। कहां दिखाई जाएगी? ये रहा देखो, वाइफ लोन ऑन द बिजनेस इज a liability, इट विल बी शोन ऑन द क्रेडिट साइड। इतना रीजन है, वैसे रीजन कोई पूछेगा नहीं। आगे देखते हैं। डिस्काउंट अलाउड, ठीक जगह पे है? नहीं, गलत जगह पे। डिस्काउंट अलाउड यहाँ, इस तरफ आना है। ठीक है। ड्राइंग मेड बाय प्रोप्राइटर, ये भी गलत जगह पे है। कहाँ जानी चाहिए ये? इस तरफ। ड्राइंग इज रिडक्शन इन कैपिटल, और कैपिटल जब कम होती है तो क्या करते हैं? उसे डेबिट करते हैं। और मोटर वैन, करेक्ट है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे जहां आपसे बोलेगा कि इसे रीड्राफ्ट करिए। रीड्राफ्ट करने के बाद रीजन पूछेगा तो बता देना, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट डिस्कस करना। ड्राइंग मेड बाय प्रोप्राइटर डिक्रीज इन कैपिटल, डिक्रीज इन कैपिटल को क्या करते हैं हम लोग? बिजनेस, इट विल बी शोन ऑन द डेबिट कॉलम। वही रीजन हमने बोला। डिस्काउंट अलाउड इज एन एक्सपेंस शोन ऑन द डेबिट साइड। अब ये आपका क्या बन गया? करेक्ट बन के आ गया। ठीक है। अच्छा, आप करेक्ट बना रहे हो पर आपका बैलेंस मैच नहीं कर रहा। कई बार क्वेश्चन ऐसा भी देता है एग्जामिनर आपके स्कूल में। तो मान लो आपका देखे ना, दोनों साइड का बराबर होना चाहिए। मान लो ये टोटल जो 1188 है, और ये वाला टोटल जो आपके पास आ रहा है कितना? 1180,000 आ रहा है। तो क्या करेंगे अब? आप यहां लिखेंगे क्या? सस्पेंस, सस्पेंस अकाउंट लिखेंगे, और 8,000 यहां डाल के क्रेडिट साइड में, और इसको 88 बना देंगे। ऐसे करना है। वो क्वेश्चन स्पेसिफिकली बोल के आएगा, अभी दिखाऊंगा कैसे। ऐसे आएगा क्वेश्चन, देखो यहाँ पर। ये आपके पास क्वेश्चन है। फॉलोइंग बैलेंस इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ रितेश, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। अमाउंट रिक्वायर्ड टू बैलेंस शुड बी कैपिटल। क्या लिखा है? बैलेंस जो होगा क्या मानेंगे उसे? कैपिटल बोलेंगे, ठीक। लेकिन अगर कैपिटल भी गिवन है और फिर भी बैलेंस आ रहा है, तब तब सस्पेंस का रूल लगाना। अभी अगले क्वेश्चन में देखते हैं। अभी हम देख रहे हैं, इस शुड ये कहाँ जाना चाहिए? डेबिट। स्टॉक कहाँ जाना चाहिए? डेबिट। अगर स्टॉक आ गया तो परचेज देखिए कहाँ है? वेयर इज परचेज? परचेज किधर दिख रही है? परचेज है क्वेश्चन में? सबसे ऊपर परचेज ही है। लेकिन अगर एडजस्टेड परचेज होता तो, एडजस्ट तो बाहर, तो क्लोजिंग स्टॉक एंटर। बस एडजस्टेड परचेज का इतना कंसेप्ट है। और ये एडजस्टेड परचेज आपके सबके स्कूल के एग्जाम में आएगा, ये ध्यान रखना। 3 नंबर का क्वेश्चन 100% आपके स्कूल में ट्रायल बैलेंस को रिड्राफ्ट करने का आएगा। ठीक है। लास्ट ईयर मेरे स्कूल में 6 नंबर का क्वेश्चन दे दिया था, और मुझसे से 15 या 16 बच्चे जो थे वो ठीक करके आए थे। सब कबाड़ा करके आए। फ्री के नंबर होते हैं इसमें, आईटी में तो प्लेस करने हैं। सेल्स कहाँ जाएगा? क्रेडिट। डेटर कहाँ जाएंगे? डेबिट। डिस्काउंट रिसिप्ट कहाँ जाएगा? क्रेडिट। ये डेबिट का रेट आउटवर्ड। कैश इन हैंड कहाँ जाएगा? डेबिट। मशीनरी, डेबिट। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कहाँ जाएगा? बताओ। नहीं, ये क्रेडिट में जाएगा क्योंकि लायबिलिटी नेचर का होता है। प्रोविजन इज ए पार्ट ऑफ प्रॉफिट बट असाइड ऑफ द बिजनेस फॉर अ फ्यूचर कंटीजेंसी, जिसका नेचर नहीं मालूम हो लेकिन अमाउंट ना मालूम हो। तो मालिक का पैसा प्रॉफिट का अगर आप अपने पास रख रहे हो तो बिजनेस के लिए लायबिलिटी है। रिजर्व अगर बनता है वो भी लायबिलिटी कहलाती है। तो कोई भी प्रोविजन और कोई भी रिजर्व अगर है तो वो लायबिलिटी साइड में दिखेगा। हाय, हाँ, लॉस सेट ऑफ करने के लिए मालिक का प्रॉफिट मालिक को ना देके अपने पास रख लिया, बिजनेस की तो लायबिलिटी होगी ना। तुम मालिक हो बिजनेस के, तुमने ऑलरेडी 10 लाख दे रखा है। इस साल प्रॉफिट 2 लाख रुपए का हुआ। हमने कहा मालिक इस साल प्रॉफिट मत लो, आने वाले फ्यूचर में कंटीजेंसीज आएंगी, हम प्रोविजन बनाना चाहते हैं। तुमने कहा बनाओ। बताइए बिजनेस के लिए क्या हो गया वो? लायबिलिटी फ्रॉम ओनर। तो प्रोविजन और रिजर्व्स दोनों लायबिलिटी नेचर के होते हैं। ठीक है, क्योंकि वो मालिक के पैसे से निकाल कर बनाए जाते हैं। प्रॉफिट भाई, बिजनेस के प्रॉफिट भी तो ओनर का हक है ना, उस पैसे से निकाल कर बनाया जाता है। ड्रॉइंग्स कहाँ जाएगा भाई? डेबिट में। रिटर्न इनवर्ड कहाँ जाएंगे? डेबिट में।
प्रीमाइसिस कहाँ जाएंगी? डेबिट में। प्रीमाइसिस एसेट्स होती हैं, बिजनेस प्रीमाइसिस उसको बोलते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर क्या होता है? क्रेडिट में। डिस्काउंट अलाउड, डेबिट में। कैरेज इनवर्ड, डेबिट में। कैश एट बैंक, डेबिट में। जनरल एक्सपेंस, डेबिट में। पेटेड रिटर्न ऑफ, लॉसेज हैं, क्या होंगे? डेबिट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्या होगा? क्रेडिट। क्या बन गया आपके पास ये? ट्रायल बैलेंस। अब जब हम ट्रायल बैलेंस के अंदर चले गए, सारे आइटम डाल दिए, देख रहे हैं आप, सारे आइटम डाले आपने यहाँ पर, सारे आइटम डाले। और जब आप टोटल करने चले गए, देखो क्या दिख रहा है टोटल करते समय, देखिए इधर, टोटल कर रहे हैं जब आप, तो क्या दिख रहा है? फिर अटक गया ये आज। भाई आजा, ज्यादा नाराज हो गया। हाँ ये देखिए, ये रहा, ये रहा। यार ये ना ऑब्स्टिकल है। हाँ ये रहा, ये देखिए, दिख रहा है यहाँ पर, देखो ये वाला आइटम। आपने टोटल किया, आपने टोटल किया अपना 9,11,000, उधर के टोटल में डिफरेंस आ गया, तो क्वेश्चन ने क्या बोला? डिफरेंस शुड बी प्लेस टू वेयर? कैपिटल अकाउंट। एसेट्स का टोटल, लायबिलिटी अगर कम से ज्यादा आ रहा है, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा? कैपिटल बन जाएगा। लेकिन अगर अगर टोटल जो है कैपिटल भी दे रखा है फिर भी आ रहा है, तो या तो आपकी कैलकुलेशन गलत है, या फिर आपको क्या डालना पड़ेगा? सस्पेंस अकाउंट डालना पड़ेगा, अभी देखिएगा। यहाँ देखिए, एक क्वेश्चन दिखता है आपके पास यहाँ पर, इसमें दिखेगा, 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 दिखेगा। ये तो सिर्फ वही चीजें आ गई सारी की सारी। ये आपके पास ट्रायल बैलेंस को रीड्राफ्ट करने के लिए बोला हुआ है, तो आप आराम से देख सकते हैं इसको। मैं अगर लेके चलूँ इसको यहाँ पर, तो देखिए, ओपनिंग स्टॉक करेक्ट जगह पे बैठा है, परचेज करेक्ट जगह पे, सैलरी ये कहाँ जाना चाहिए? कहाँ जाना चाहिए? इसे क्रेडिट साइड। आउटस्टैंडिंग है तो लायबिलिटी हो गई। थोड़ा आगे कर लो, मैं देख लूंगा इसको। वेजेस ठीक है, लेकिन वेजेस जो कहाँ जाना? क्रेडिट में। बिल्डिंग ठीक है, प्लांट ठीक है, इंटरेस्ट रिसीप्ट कहाँ जाना चाहिए? क्रेडिट में। एडवर्टीजमेंट ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहाँ जाना चाहिए? क्रेडिट में। डिप्रिसिएशन ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंस ठीक है। रिटर्न आउटवर्ड कहाँ जाना चाहिए? क्रेडिट में। और क्लोजिंग स्टॉक यहाँ होना ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि परचेज, कहाँ है परचेज? परचेज एडजस्टेड नहीं है। ये रीजन समझ में आ रहा है? इधर सेल्स ठीक जगह पे बैठा है। इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिट में जाना चाहिए। इक्विपमेंट डेबिट में जाना चाहिए। रिपेयर फॉर बिल्डिंग डेबिट में जाना चाहिए। ड्राइंग्स डेबिट में जाना चाहिए। ये ठीक जगह पे बैठा है। ओवरड्राफ्ट ठीक है। ग्राउंड रेंट मिला या दिया? भाई इसे डेबिट में जाना चाहिए, कुछ ना बोला जाए तो। रिटर्न इनवर्ड डेबिट में जाना चाहिए। कैपिटल ठीक है। इन्वेस्टमेंट डेबिट में जाना चाहिए। रेंट के बारे में कुछ ना बोले तो एक्सपेंस माने। कमीशन के बारे में कुछ ना बोले तो एक्सपेंस माने। जब तक रिसीव्ड रेंट रिसीव्ड नहीं है, तब तक वो क्रेडिट नहीं जाएगा। नहीं, कमीशन देना भी तो पड़ता है। तो एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन देंगे नहीं, वो कमीशन के आगे डेबिट लिख देंगे, तो क्या हुआ? कमीशन अलाउड। कमीशन के आगे क्रेडिट हो गया तो क्या होगा? कमीशन रिसीव्ड। ऐसा चलता है। ठीक है। और देखें जरा आगे, ये रहा आपका सोल्यूशन। देखिए इसने क्या कर रखा है, इसने ग्राउंड रेंट को क्या लिया है? डेबिट ही लिया है ग्राउंड रेंट। ठीक है। और रीजन ये रहा, ग्राउंड रेंट 18,000 ऑलवेज शो डेबिट बैलेंस। ग्राउंड, आप जिस ग्राउंड को आप यूज कर रहे होते हैं, रेंट पे चल रहा है वो, क्लोजिंग स्टॉक विल नॉट बी शोन बिकॉज इट इज नॉट एडजस्टेड। ये हमने रीजन बता दिया अभी। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आई है आपकी, आराम से सॉल्व हो सकती है, कोई ऐसी परेशानी नहीं है। ये ट्रायल बैलेंस बनाने की बारी आई। मैं वो दिखाना चाह रहा था आपको, यहाँ पर एक मिसिंग फिगर आती है, पता नहीं देख रहा हूँ यहाँ पर। ही ओमिटेड टू ओपन अ कैपिटल अकाउंट, तो कैसे बनेगा? कैसे बनेगा कैपिटल अकाउंट? डेबिट रखेंगे, क्रेडिट रखेंगे, डिफरेंस क्या निकल कर आ जाएगा? कैपिटल अकाउंट बन के आ जाएगा। और चलें जरा यहाँ पर। अब अगर जीएसटी आ जाए तो क्या करोगे भाई? इनपुट इनपुट कहाँ लिखी जाएगी? डेबिट में। और आउटपुट आउटपुट कहाँ लिखी जाएगी? क्रेडिट में। सिंपल सा रूल है। ठीक है। इनपुट जाएगी कहाँ? डेबिट साइड में। और आउटपुट कहाँ जाएगी? क्रेडिट साइड में। ठीक है। ये वाला ही बोला आपसे बनाने के लिए। ये देखो दिख रहा है, आउटपुट आउटपुट कहाँ डालोगे आप? क्रेडिट साइड में। इनपुट इनपुट कहाँ डालोगे आप? डेबिट साइड में। और ये भी आपके पास आया यहाँ पर, नागराथ। ये आ गया देखो क्वेश्चन। इसे करिए अभी, इसको सॉल्व करिए। ये रहा क्वेश्चन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट।
लेजर ऑफ नागरथ है, ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए बोला है। मैं अगर आपकी हेल्प करूं तो ये कहाँ जाएगा क्रेडिट में, बोलते चलिए, उधर से बोले वली ये कहाँ जाएगा प्लांट, डेबिट में। आप बोलोगे कहाँ जाएगा वंशिका, कैश इन हैंड, डेबिट में। इधर से कमीशन रिसीव्ड, हाँ तुम्हारी बारी आ गई, क्रेडिट। डिस्काउंट डेबिट, कहाँ क्रेडिट में, हाँ डिस्काउंट डेबिट, डेबिट में तो जाएगा, हाँ क्या बोला अभी आपसे, डिस्काउंट डेबिट मतलब एक्सपेंस, डिस्काउंट क्रेडिट मतलब रेंट, डेबिट मतलब एक्सपेंस, रेंट क्रेडिट मतलब इनकम। ठीक है। रिटर्न के आगे अगर डेबिट लिखा है तो क्या है, सेल्स रिटर्न। रिटर्न के आगे क्रेडिट लिखा है तो क्या है, परचेज रिटर्न। कमीशन के आगे डेबिट लिखा है तो क्या, अलाउड। कमीशन के आगे क्रेडिट लिखा है तो रिसीव्ड। ठीक है, ऐसा करके ध्यान रहेगा। डेबिट एक्सपेंस के लिए बोलते हैं हम लोग। तो नहीं, तुम लोग मेरे ख्याल से कंफ्यूजन में जा रहे हो, यहाँ देखिए। डिस्काउंट अगर शब्द है मेरे पास, डेबिट लिखा हुआ है तो क्या होगा, ये एक्सपेंस होगा। लेकिन अगर डिस्काउंट के साथ क्रेडिट शब्द है तो क्या बनेगा, ये इनकम रिवेन्यू बोलेंगे उसको। ठीक है। अगर हमारे पास बोला रिटर्न, रिटर्न, डेबिट रिटर्न का मतलब क्या होगा, सेल्स रिटर्न है, सेल्स रिटर्न। और रिटर्न लिखा हुआ है, रिटर्न क्रेडिट, तो इसका मतलब क्या है, परचेजेस रिटर्न है। ऐसी कमीशन लिखा है, कमीशन, डेबिट लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा, एक्सपेंस। लेकिन अगर कमीशन के साथ क्रेडिट लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा, इनकम। रेंट अगर लिखा हुआ है, रेंट, डेबिट लिखा हुआ है तो क्या बनेगा, एक्सपेंस। लेकिन रेंट के साथ अगर क्रेडिट शब्द आ गया तो क्या बनेगा, इनकम। ऐसे करके ये ध्यान रखेंगे चीजों का। ठीक है जी। तो अच्छा, अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के साथ लिखा है तो क्या है, लायबिलिटी, कहाँ दिखाया जाएगा, क्रेडिट। लेकिन अगर आउटस्टैंडिंग इनकम के साथ लिखा हुआ है, क्या बनेगा, एसेट्स। और कहाँ दिखाया जाएगा, डेबिट में। जैसे ध्यान से सुनना, जैसे लिखा है एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट लिखा हुआ है तो कहाँ जाएगा वो, क्रेडिट में जाएगा। नहीं, क्रेडिट में नहीं जाएगा, एक्रूड इंटरेस्ट विल गो टू द डेबिट। लेकिन अगर लिखा है आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, तो वो क्या जाएगा, क्रेडिट में। एक्रूड इंटरेस्ट इज एन एसेट, डेबिट। लेकिन आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट इज व्हाट, लायबिलिटी, क्या होगी, क्रेडिट। ऐसे ही, क्या कर रहे हो तुम लोग, मैं बहुत पिटूंगा बता रहा हूँ। एडवांस एक्सपेंस लिखा हुआ आ गया तो क्या बनेगा, डेबिट। ठीक है, एडवांस। लेकिन अगर एडवांस इनकम आ गया, एडवांस इनकम, तो क्या बनेगा, क्रेडिट। क्योंकि नेचर बदल गया। एडवांस एक्सपेंस क्या होती है आपके लिए, एसेट्स होती है, एसेट्स। और ये क्या होती है आपके लिए, लायबिलिटी। आउटस्टैंडिंग क्या होता है, लायबिलिटी। एक्रूड क्या होता है, एसेट्स। आउटस्टैंडिंग इनकम क्या होती है, एसेट्स। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है, लायबिलिटी। तो लायबिलिटी का हाँ बोलो। हाँ, एक्रूड जो आपके लिए होता है डेबिट ही होगा, क्योंकि वो एक्रूड शब्द हम यूज करते हैं इनकम के लिए, और आउटस्टैंडिंग शब्द हम यूज करते हैं किसके लिए, लायबिलिटी के लिए। ठीक है। अच्छा, एक और चीज बता दूं आपको मैं यहाँ पर, ऊपर लिखा हुआ आ जाए क्या, रेंट रिसीवेबल, रेंट रिसीवेबल, ये क्या बनेगा, क्रेडिट। क्रेडिट नहीं, रेंट रिसीवेबल क्या होता है, डेबिट होता है, क्योंकि हमारे लिए क्या होती है, ये एसेट्स होती है। और रेंट पेबल अगर आ जाए, रेंट पेबल, तो क्या होती है हमारे लिए, लायबिलिटी, क्या करेंगे उसको, क्रेडिट करेंगे। पेबल इज लायबिलिटी, रिसीवेबल इज एन एसेट। पेबल होगा क्या, क्रेडिट। रिसीवेबल क्या होगा, डेबिट। ये ध्यान देना है। रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट का एक इनडायरेक्ट सा एप्लीकेशन है ये। अब बिल्स रिसीवेबल क्या होगा, एसेट्स होगा, डेबिट। बिल्स पेबल क्या होगा, हाँ बिल्स पे लायबिलिटी, क्रेडिट होगा। ठीक है। चलिए दोबारा से चलते हैं इस पे। परचेज रिटर्न क्या होगा, क्रेडिट। अच्छा, हाँ बताओ, इंटरेस्ट रिसीव्ड, क्रेडिट। इधर से बताओ, रिपेयरिंग चार्जेस, क्रेडिट। ऑनलाइन में बताइए मुझे, अक्षिता जनरल एक्सपेंस क्या होंगे, सर अक्षिता जनरल, क्रेडिट। जनरल एक्सपेंस क्रेडिट। एक्सपेंस क्रेडिट कब से होने लग गए,
रिपेयरिंग चार्जेस भी डेबिट होंगे, जनरल एक्सपेंसेस भी डेबिट होंगे। अक्षिता, वेजेस क्या होगा, वेजेस? क्रेडिट। बहुत बढ़िया, बहुत सॉरी बढ़िया, सर, डेबिट। बहुत बढ़िया। मैं इसीलिए तो बोल रहा हूँ, तुम अगली क्लास से तुम छुट्टी करो और क्लास से बाहर। समायरा, फर्नीचर क्या होगा? व्हाट इज फर्नीचर, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। डेबिट। आरव, सेल्स रिटर्न क्या होगा, डेबिट या क्रेडिट? आरव बताएंगे मुझे। आरव का तो माइक ही नहीं चलेगा, बोलो। फर्नीचर सेल्स रिटर्न क्या होगा, डेबिट या क्रेडिट? हाँ, अरे क्रेडिट कैसे हो गया भाई? परचेज रिटर्न क्रेडिट होती है, सेल्स रिटर्न डेबिट होता है। जर्नल एंट्री याद कर लो, सेल्स रिटर्न डेबिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट, सीधी सी तो बात है। तो सेल्स रिटर्न डेबिट होगा। अच्छा, एक और चीज देखिए यहाँ पर, अगर लोन के आगे डेबिट लिखा है तो क्या है वो? एसेट्स है। लेकिन अगर लोन के आगे क्रेडिट लिखा है तो क्या है वो? लायबिलिटी है। लोन डेबिट का मतलब हमने दिया, और लोन क्रेडिट मतलब हमने लिया। जो लिया वो लायबिलिटी, जो दिया एसेट्स। इसका ध्यान रखना। लोन एडवांस्ड, बताओ। लोन एडवांस्ड, सर क्रेडिट। कौन बोला? सर आरव। आरव, गलत। लोन एडवांस डेबिट होता है। लोन एडवांस बोलते हैं लोन दिया, सर और लोन तो। लोन, लोन टेकन या बोरोड वो लायबिलिटी होती है। तो अगर हमारे पास शब्द आ जाए क्या, इसको थोड़ा छोटा करने जरा, लोन गिवन, वो हमारे लिए क्या होती है? एसेट्स। क्या करते हैं उसको? डेबिट। लोन गिवन या लोन एडवांस्ड, लोन एडवांस्ड हमारे लिए एसेट्स होती है। लेकिन लोन रिसीव्ड हमारे, या लोन टेकन, ये हमारे लिए क्या होती है? लायबिलिटी होती है। कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस। लायबिलिटी और कौन सा बैलेंस होगा ये? क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक है। तो सर मतलब लोन एडवांस वो हो गया डेबिट। लोन एडवांस हमने दिया। अब मुझे बताओ, बैंक के साथ अगर लिखा हुआ है डेबिट तो क्या है, और बैंक के साथ लिखा है क्रेडिट तो क्या है? बैंक डेबिट है एसेट्स, बैंक डेबिट क्या है? वैसे। एसेट्स है। और बैंक क्रेडिट क्या है? लायबिलिटी। इसको बोलते हैं हम लोग क्या? बैंक ओवरड्राफ्ट। इसे बैंक ओवरड्राफ्ट बोला जाता है। बैंक क्रेडिट का मतलब है बैंक का नेगेटिव बैलेंस, बैंक डेबिट का मतलब पॉजिटिव बैलेंस। बैंक डेबिट एसेट्स होगी, बैंक क्रेडिट क्या होगी? लायबिलिटी होगी। एसेट्स को डेबिट में रखा जाएगा, लायबिलिटी को कहाँ रखा जाएगा? क्रेडिट में। और चलिए आगे। ऑफिस, ऑफिस सैलरीज कहाँ जाएंगी? ऑफिस सैलरीज बता, उधर उधर उधर। डेबिट, ऑफिस सैलरीज जाएंगी कहाँ पर? डेबिट में। चलिए, इधर से बताइएगा, बिल्डिंग, डेबिट। स्टॉक, डेबिट। अगर स्टॉक आ जाए तो क्या ढूंढना है? परचेज ढूंढो, परचेज कहाँ है? स्टॉक देखते, परचेज ढूंढो कहाँ है? ये रही परचेज। एडजस्टेड तो नहीं है, एडजस्टेड होती तो स्टॉक आउट। कैशियर बैंक बताइए, डेबिट। एक्सेस इंश्योरेंस बताइए, डेबिट। डिस्काउंट क्रेडिट, क्रेडिट ही है, बिल्कुल ठीक, समझ में आ रहा है। सन्ड्री क्रेडिटर, हाँ, क्रेडिट। सेल्स, लाइबिलिटी, इंश्योरेंस पेबल लाइबिलिटी होगी, आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस लाइबिलिटी होगी। सिर्फ इंश्योरेंस तो एक्सपेंस है। रमन बताइए, सेल्स, हाँ, क्रेडिट। बुक डेट्स, ये क्या चीज हुई भाई, बताओ। बुक डेट, बुक डेट, बुक डेट पता है किसे कहते हैं? डेटर्स को कहते हैं, डेटर्स को। डेटर को बुक डेट बोला जाता है। और डेटर है तो क्या हो जाएगा ये? डेबिट होगा। रेंट, डेबिट होगा। परचेजेस, अगला बच्चा, डेबिट होगी। कैरेज एंड फ्रेट, डेबिट होगा। ठीक है। डिलीवरी वैन, क्या एसेट्स है भाई, तो डेबिट होगी। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, पड़ोसी डॉक्टर फतेह, ट्रेवलिंग एक्सपेंस, क्रेडिट। यो, रॉन्ग, इट इज डेबिट। ड्रॉइंग्स क्या होगा? डेबिट। हाँ, कौन बोला? डेबिट। अब जब आप टोटल करेंगे ना, तो
एक तरफ का टोटल 1 करोड़ 43 लाख आएगा, और एक तरफ के टोटल में डिफरेंस आएगा। सस्पेंस अकाउंट लिखेंगे वहां पर। इस तरह से होना, जैसे हम कैपिटल लिख रहे थे ना बैलेंस को, वैसे करेंगे करेंगे घर में तो पता चलेगा आपको। बैठे बैठे तो कुछ नहीं पता चलना। और ये भी वही है, ट्रायल बैलेंस बनाने की बात कर रहे हैं, आप सब देख सकते हैं। ये भी किसकी बात कर रहे हैं, रीड्राफ्टिंग का ट्रायल बैलेंस बोल रहे हैं इस वाले को। करेक्ट ट्रायल बैलेंस है। इसको देखें जरा, बताइए, चलिए मुझे बताते चलिए, जिनको कॉन्फिडेंस नहीं है कुछ क्या। इसको इसको ठीक करिए अपने आप, अपनी बुक में निशान लगाइए, इस पे जल्दी से लगाइए निशान। ये ये क्वेश्चन आपके सामने 9। देखिए कहाँ जाना है इसको, डेबिट में जाना है, क्रेडिट में जाना है, किधर जाना है, किस तरफ जाएगा ये। क्यों हो गया, ये रहा, देखिए ये रहा, ये वाला। डेबिट क्रेडिट निशान लगाइए अपनी बुक में, फिर हम टैली कर लेंगे इसको फटाफट से। आओ जरा टैली कर लें। परचेजेस क्या बनेगी, डेबिट। सन्ड्री डेटर क्या होंगे, डेट डेबिट। प्रीमाइसेस क्या होगा, डेबिट। सेल्स क्या होगा, क्रेडिट। रिटर्न आउटवर्ड, क्रेडिट। डिस्काउंट अलाउड क्या होगा, डेबिट। एक्सपेंस है, एसेट्स है, डेबिट। कैरेज इनवर्ड एक्सपेंस है, डेबिट। परचेजेस रिटर्न, एंट्री में देखो क्या होता है। जो गलतियां यहां हो रही है वो एग्जाम में भी होंगी। सेल्स रिटर्न इज अ डेबिट, एंट्री सेल्स रिटर्न होती। दूसरा रीजन, सेल्स रिटर्न का मतलब सेल्स कम हो रही है तो डेबिट करना है। परचेज रिटर्न का मतलब परचेज कम हो रही है तो क्रेडिट करना है। सीधी बात है। सैलरीज, डेबिट। स्टॉक, डेबिट। सैलरीज क्रेडिट कैसे हो गया, अच्छा अब जैसे स्टॉक दिखा, परचेजेस ढूंढो, परचेज है ना, अगर एडजस्टेड होता तो आउट, तो क्लोजिंग अंदर होता फिर। इनपुट, इनपुट कहाँ जाएगा, डेबिट में। ड्राइंग्स कहाँ जाएंगी, डेबिट में। क्रेडिटर कहाँ जाएंगे, क्रेडिट में। रिटर्न इनवर्ड कहाँ जाएगा, डेबिट में। अब रिटर्न इनवर्ड क्या है, सेल्स रिटर्न है, डेबिट करना है। ये जो मैंने लिखवाया था, ये सब नोट किया था ये सब, यस्मीन नोट किया ये सब। रिटर्न डेबिट, सेल्स रिटर्न, रिटर्न क्रेडिट, परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न को बोलते हैं रिटर्न इनवर्ड, सेल्स रिटर्न को बोलते हैं रिटर्न आउटवर्ड। आइए, फर्नीचर कहाँ जाएगा, डेबिट। कैश इन हैंड कहाँ जाएगा, डेबिट। कैपिटल कहाँ जाएगा, क्रेडिट। फैक्ट्री वेजेस कहाँ जाएगा, डेबिट। कैरेज आउटवर्ड, डेबिट। रेंट रिसीव्ड, क्रेडिट। इंश्योरेंस, डेबिट। बैड डेट, डेबिट। आउटपुट आईजीएसटी, क्रेडिट। ऐसे टोटल बनेगा आपका ये। कितने लोगों का ठीक था पूरा, बस। कहाँ गलती, बैड डेट इज अ लॉस। कैसे, लॉसेस क्रेडिट में कब से होने लगे भाई, एक्सपेंस लॉसेस सब तो डेबिट होते हैं। जन, जैसे जनरल एंट्री में बैड डेट कहाँ लिखा जाता है बताओ, जनरल एंट्री में बैड डेट कहाँ लिखा जाता है, डेबिट साइड। हाँ, तो डेबिट लिखा जाता है। अरे नहीं ध्यान आ रहा तो जनरल एंट्री ध्यान करो ना। इसके बाद एक और देखें जरा छोटा सा जल्दी से। क्या यार ये तो, भाई कहाँ ये खाना पीना आ गया, क्या चीज आ गया ये? हाँ इधर चलिए, फिर से आ गया। चलिए, ये देखिए, फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस इज गिवन बट नॉट करेक्ट। तो अब आप मेरे साथ साथ इसकी हेल्प करें जरा मुझे। बताइए, बिल्डिंग ठीक जगह पे लिखा है, बिल्डिंग ठीक जगह पे है या नहीं है या नहीं, ठीक जगह पे है। मशीनरी, वो थोड़ा ज्यादा ज्यादा एक्टिव है आज, तुम लोग की एनर्जी देख के ना वो। आज बिहेविंग स्ट्रेंजली, वो देख रहे हैं बच्चे मेहनत कर रहे हैं वो। हाँ अब देखिए, ओहो, मत खेल भाई, नहीं लीव करते, चलो आ जाइए ये वाला। 13 क्वेश्चन ना, देखिए। 10 है, कुछ घर से भी करके लाओगे या नहीं करोगे, सारा मुझसे करवाओगे। ये देखो,
बिल्डिंग ठीक लिखा है, मशीनरी ठीक लिखा है, क्रेडिट होना चाहिए था, बैड डेट ठीक लिखा है, कैश ठीक लिखा है, क्रेडिट होना चाहिए था, क्रेडिट होना चाहिए था, क्रेडिट होना चाहिए था। परचेजेस, परचेजेस ठीक लिखा है, कैपिटल ठीक है, फर्नीचर ठीक है, ये डेबिट होना चाहिए, इंटरेस्ट रिसीव ठीक है, हो गया आसान। ठीक है, आइटम जो आपसे नहीं हो पा रहे हैं वही आपके एग्जाम में आपके लिए दिक्कत पैदा करेंगे। और देख लीजिए थोड़ा सा, सारे तो मैंने करवा ही दिए आपके साथ, यहाँ पर सारी डिस्कस हो चुके हैं। एनीवे, इसके बाद में एक छोटा सा काम और करना है, देखिए आइए देखते हैं नीचे। आज ये कहता है कि नहीं, छोटे बच्चे पढ़ के नहीं जाएंगे आज। हटा यार इसको, अच्छा आ गया, ये रहा, नहीं मूव कर रहा। हाँ ठीक है, रुक जाओ, एक छोटी सी चीज और देख रहे हैं आपके साथ यहाँ पर। बिल्कुल शुरू शुरू में चले जाइए, छोटा सा पोर्शन है, ये रहा। भाई बैलेंस एग्री क्यों होना चाहिए? क्योंकि हम डबल एंट्री का इफेक्ट लेके चलते हैं ट्रायल बैलेंस में। एवरी डेबिट मस्ट हैव एन इक्वल एंड अपोजिट क्रेडिट, इसलिए आपका बैलेंस होना चाहिए। और ट्रायल बैलेंस को बनाने का पर्पस क्या है? टू जज अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ योर अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन, इसलिए बनता है ये। ठीक है, क्या बोल रहा है? देख रहे हैं शब्द क्या लिखा है यहाँ पर? अर्थमेटिकल करेक्टनेस के लिए बनाया जाता है। जो आपने पोस्टिंग करी है उसकी अर्थमेटिकल करेक्टनेस के लिए। ट्रायल बैलेंस की फीचर क्या है? इट इज अ लिस्ट ऑफ बैलेंसेस, लेजर अकाउंट एंड कैश बैलेंसेस। इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री का पार्ट नहीं है ये, याद है? हम क्या करते हैं? आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल इवेंट एंड ट्रांजेक्शन क्या करते हैं? रिकॉर्डिंग करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। क्लासीफाई तक अकाउंटिंग चलती है, उसके बाद लेजर जो होता है वो अकाउंटिंग नहीं, फिर वो एनालिसिस का पार्ट बन जाता है। इट वेरीफाइज मैथमेटिकल करेक्टनेस। इट कैन बी प्रिपेयर्ड ऑन एनी डेट, कभी भी बना सकते हैं इसको, ठीक है। इट इज नॉट अ कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ एक्यूरेसी। कई बार ऐसा भी होता है, जैसे मान लो हमने क्या कर दिया, परचेज गुड्स फॉर रुपीज 1000, लिख दिया परचेज गुड्स फॉर 10,000, तो डेबिट में भी 9,000 पड़ेगा, क्रेडिट में भी 9,000 पड़ेगा, तो ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा। तो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी दिखाता है लेकिन करेक्टनेस की बात नहीं करता है। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? टू असर्टेन अर्थमेटिक करेक्टनेस ऑफ लेजर अकाउंट, टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए बेस बनता है। ईच अकाउंट की हमें समरी मिल जाती है, और छोटी मोटी गलतियां हमारी यहाँ से रिकवर हो सकती हैं। लिमिटेशन ट्रायल बैलेंस की क्या है ये? यहाँ एरर ऑफ प्रिंसिपल, जैसे हमने बोला कि पेज पेड इंस्टॉलेशन चार्ज ऑन मशीनरी, कुछ ने लिख दिया इंस्टॉलेशन पेड वेजेस फॉर इंस्टॉलेशन। एंट्री लोग करते हैं वेजेस टू कैश, होना चाहिए था मशीनरी टू कैश। एरर ऑफ प्रिंसिपल हो गई, अकाउंटिंग प्रिंसिपल वायलेट कर दिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बना दिया, ट्रायल बैलेंस वहां काम नहीं करता, मैच कर जाएगा। कंपनसेटिंग एरर, सेल्स एक जगह कम लिख दी, दूसरी जगह ज्यादा लिख दी, कंपनसेट हो गया, ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा। ये सब लिमिटेशंस हैं। ट्रांजेक्शन्स कंप्लीटली ओमिटेड फ्रॉम बुक्स, अरे ना डेबिट में लिखे ना क्रेडिट में लिखे, तो ट्रायल बैलेंस मैच करेगा ही। ये लिमिटेशन है इसकी। दोनों एस्पेक्ट दो बार लिख दिए, सेल्स टू रमेश, सेल्स में भी दो बार लिख दिया, रमेश में भी दो बार लिख दिया, करेक्ट हो जाएगा। पोस्टिंग करेक्ट अकाउंट ऑन द करेक्ट साइड बट विद द रॉन्ग अमाउंट, ऐसा भी हो सकता है। रॉन्ग अमाउंट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनली, और सेम अकाउंट को डेबिट क्रेडिट भी कर दिया। जब हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर पढ़ेंगे ना, वहां ये सारी चीजें डिटेल में दिखेंगी। अभी ट्रायल बैलेंस बनाने की बात कर रहा है। और हेड्स लिख, ये हमने कैसे बनाते हैं ये मैंने आपको बताया था, देखो ये रहा ना। रमेश अकाउंट है, कहाँ क्लोज हुआ? क्रेडिट साइड में। ट्रायल बैलेंस में कहाँ दिखाया जाएगा? डेबिट साइड में। ये मैंने जब आपको लेजर पोस्टिंग क्लोज करते समय दिखाया था, तो बताया था। और ये तो नॉर्मल चीजें हैं, ये सब है देखिए। ये सब लिखा है, ऑल पर्सनल अकाउंट के डेबिट बैलेंसेस, एक्सपेंस लॉसेस के डेबिट बैलेंस, इस पार्ट को पढ़ना ढंग से, ठीक है, इस वाले पार्ट को। ये जो हमने लिखा है ना छोटा मोटा करके, यहाँ पर डिटेल में लिखा हुआ है। दिस इज ऑन पेज नंबर कितना? 14.4। अब ये आपके पास क्वेश्चन ही आ गया, सो नॉट अ प्रॉब्लम। तो दैट्स हाउ ट्रायल बैलेंस पूरा किया। और किसका ध्यान रखना है आपने? एडजस्टेड परचेज का ध्यान रखना एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो। इसके बचे हुए क्वेश्चन पूरे करेंगे सब लोग, ठीक है। सो वी आर वाइंडिंग अप टुडे नाउ।